आज अगर ये हमने बातें नहीं करी तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल के एग्जाम होने के बाद हमें पछतावा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीक सब्जेक्ट है उसको और कम टाइम दे रहे हैं और वो और वीक होता जा रहा है, और जो अच्छा आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं और वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। क्या ये पढ़ना मेरा सही भी है? ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या थ्योरी रिवाइज करनी है? कुछ तैयारी नहीं है, बस कॉपी खोली और शुरू हो गई। सिर्फ क्लास लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते, बट लाखों तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? माय सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा, आज मैं आपके सामने आया हूं कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो सच्ची हैं, कड़वी हैं, बट आपके अगले एक साल की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आज अगर ये हमने बातें नहीं करी तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल के एग्जाम होने के बाद हमें पछतावा हो। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा दिन आए, तो आज ये कुछ हमारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं आज बात करने के लिए आया हूं 10 ऐसी गलतियां जिसको अगर हमने अभी इस साल जो हमारा फाइनल ड्रॉप ईयर होगा उसमें नहीं सुधारा तो 2026 की रिजल्ट सेलिब्रेशन में आना नामुमकिन हो जाएगा। आइए छोटी सी वीडियो क्लास व्हाटएवर यू वांट टू से इसको स्टार्ट करते हैं, पर बातें ऐसी हैं जो दिल पे लगेंगी भी और इनको फॉलो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। आइए हम बात करना चाहते हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स जिनको नहीं सुधारा गया तो चीजें आगे आने वाले वक्त में और मुश्किल हो जाएंगी। आइए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपको इसमें जेनरिक मिलेंगी, कुछ आपको इसमें स्पेसिफिक मिलेंगी, बट हां इनको फॉलो करना, इस वीडियो को सेव करना, शेयर करके अपने पास रखना, ताकि जब भी कभी लगे कि क्या गलती हो रही है तो इन्हीं में से कोई ना कोई गलती शायद आप कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में। आइए सबसे पहली गलती जो बच्चे क्या करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, हम उसे पढ़ते टाइम और कम टाइम देते हैं। अरे वो ऑलरेडी वीक है हमारा और उसको और कम समय देंगे तो वो और ज्यादा वीक होता जाएगा। ये एक ऐसी गलती है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रस्त होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर उसका खामियाजा भी हमें रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। हमेशा जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे ज्यादा समय दे दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट तभी तक वीक है जब तक आप उसको समय नहीं देते हैं। जब आप उसे ज्यादा समय देंगे, ज्यादा अच्छी क्लैरिटी से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट और टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और फिर वो आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। एंड इसी का एक रिवर्स साइड भी है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज फॉलोइंग इन लव विद ए पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। यह भी उतना ही घातक है जितना के ऊपर लिखी गई लाइन है। पता चले आपको किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से बहुत प्यार है, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें ऑलरेडी आप अपने टेस्ट के अंदर 160, 170 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी जब अगली बार टेस्ट होता है सबसे ज्यादा टाइम आप उसी को देते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 30, 40, 50 स्कोर कर रहे हैं। अरे जिसमें 30, 40, 50 स्कोर कर रहे हैं भाई, अगर उसमें ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? बहुत ज्यादा। 30 से 180 आने पर 150 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तक हो सकता है, बट जिसमें ऑलरेडी 160, 170 स्कोर कर रहे हो, उसी के ऊपर अगर मैक्सिमम टाइम देते जाओगे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सिर्फ 10 या 20 नंबर का है ना। ये दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन है और इसको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीक सब्जेक्ट है उसको और कम टाइम दे रहे हैं और वो और वीक होता जा रहा है, और जो अच्छा आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं और वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। वन मिस्टेक विच इज, अगर आप कसम खा के बोले, बहुत सारे बच्चों के साथ ये कहानी है और ये सच है कि वो ऐसा करते हैं। सो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप दिस ईयर। समय देंगे जिस सब्जेक्ट को जितना चाहिए होगा, जो वीक होगा उसको थोड़ा ज्यादा देंगे, जो अच्छा होगा उसको थोड़ा ठीक ठाक टाइम देंगे, ठीक है।
तो ये पहली गलती है जिसके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सेकंड, यस, लैक ऑफ ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। आप सुबह उठते हैं, क्लास लेते हैं और उसके बाद जो है वो रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है कि ये क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या ये पढ़ना मेरा सही भी है, ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या थ्योरी रिवाइज करनी है। कुछ तैयारी नहीं है, बस कॉपी खोली और शुरू हो गए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट यू कैन डू, ठीक है। अगर आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंट एक रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन से 18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है और आदत 6 घंटे पढ़ने की भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करिए। 6 से अगर आप 12-14 जाना चाहते हैं जाइए, फिर पहले 6 से 7 जाइए, 8 जाइए, 9 जाइए, 10 जाइए, 11 जाइए, 12 जाइए, फिर 13-14 पे पहुंचेंगे। एंड मेक श्योर करिए कि उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए। आज मुझे रिवाइज करना है, मान लेते हैं केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पहले लेक्चर 3, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कितने समय में खत्म हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा रात को 10 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, जो काम शायद 1 घंटे के अंदर हो सकता था उसको रात को 3 बजे खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि सुबह उठ के कह रहे यार बच्चा तो हमारा रात के 3 बजे तक पढ़ता था। अरे भैया वो 1 घंटे का काम था, उसने अपने टाइम टेबल में नहीं लिखा था, उसने उसे खत्म 5 घंटे में किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 घंटा पढ़ा है, एफिशिएंसी सिर्फ 1 आवर की ही निकलेगी और वो आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यार ये 15 क्वेश्चन है, मेरे को आज इसमें 10 मिनट लगेंगे, 15 में लगेंगे, 20 लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस 20 मिनट का अलार्म लगाइए अपनी वॉच के अंदर, अपनी फोन के अंदर, या आई वुड से टेबल क्लॉक वुड बी मच बेटर, और 20 मिनट में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, जब आप टेस्ट देंगे तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और नहीं तो वही 20 क्वेश्चन करने और आराम आराम से धीरे 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 करते जा रहे हैं। जो काम 20 मिनट में हो सकता था उसमें 2 घंटे लगा दिए। यस, मेरी आज टोन हार्श लगेगी आपको, बट सच्चाई यही है कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल ना होने से कितना बड़े डिजास्टर की तरफ हम बढ़ते हैं वो सब जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर स्टिक टू ए टाइम टेबल एंड ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। 6 से 16 नहीं, 6 से पहले 8 का बनाइए, 9 का, एंड सो ऑन, कैरी ऑन विद फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला मैं आज सच बोलूंगा, आई विल नॉट लीव एनी होल्ड्स पार्ट, कि जो भी होगा आपके सामने होगा। दैट इज ट्रू ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं और आप सोच लेते हैं कि बस इस बैच में, इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत रास्ते पे हैं। सिर्फ क्लास लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते, बट लाखों तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है। सो मेक श्योर करिए कि क्लासेस लेना सिर्फ और सिर्फ आपकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया को डिपेंड नहीं करता है। किसी अच्छे टीचर से पढ़ना ही सिर्फ आपके क्राइटेरिया को डिपेंड नहीं करता है। आप कोचिंग के बाद कितना एफर्ट लगाते हैं उसके ऊपर सिलेक्शन होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास खत्म होने पर, तीनों क्लास को खत्म होने पर उनको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब तो सुस्ताने का समय आ गया, अब किताब को हाथ नहीं लगाना, सारा दिन किताब को हाथ नहीं लगाते हैं, और उसी क्लास में, उसी बैच में, उसी टीचर से पढ़ते हुए ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्लासेस खत्म होने के बाद आधा 1 घंटा रेस्ट लेते हैं और दोबारा लग जाते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस मेकर। आपकी कोचिंग नहीं डिसाइड करेगी, आपकी एफर्ट डिसाइड करेगी कि आप इस साल रिजल्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बातें सच हैं, कड़वी हैं, बट जरूरी हैं। अगले साल रिजल्ट के बाद ये बातें होने से अच्छा है अब बात हो कि हमें करना क्या है अगले साल में, हमारा विजन क्या है, और उसमें कितनी क्लैरिटी आपको और हमें दोनों को होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज यस, इग्नोरिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। हालांकि एप्लीकेबल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों के लिए है, बट मैं जानता हूं बॉटनी और जूलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, केमिस्ट्री में भी काफी हद तक इसका इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में भी है, ठीक है।
4 अलग अलग किताबें जो हैं हमने परचेज कर ली हैं और उनको करते जा रहे हैं, और चारों में से कोई भी कंप्लीट नहीं करी है। अरे भैया सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, ठीक है। और आप देखेंगे एग्जाम के अंदर आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से लिए जाते हैं। सो मेक श्योर करें कि कम से कम इसको यूज जरूर करें, है ना। 4 अलग अलग किताबें परचेज करना, 4 अलग अलग ऑथर की, 2 चैप्टर उसमें से कर लिए, 2 उसमें से कर लिए, 2 उसमें से कर लिए, 2 उसमें से कर लिए, क्योंकि किसी टॉपर ने बोल दिया उसने वो यूज करी थी, वो यूज करी थी, वो यूज करी थी, वो यूज करी थी। अरे भैया सबसे पहले जो आपका बेस है दैट इज एनसीईआरटी, उसके ऊपर आपका ग्रास्प जो है वो 100% होना चाहिए, ना कि 99%। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए बायो में कि आप वो एनसीईआरटी से आए और आपकी आंखों से निकल जाए, पता नहीं वो किसी बॉक्स में लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, जहां मर्जी लिखी हुई है, आपको ऑन द टिप्स होना चाहिए वो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बायो। हाँ, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बट बायो में रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी कारण मैं सबसे ज्यादा इंफेसिस इस पॉइंट में बायो में कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यस, दैट इज स्किपिंग द रिवीजन। टीचर ने पढ़ा दिया, सब समझ आ गया, सब समझ, जब हम क्लास में पूछते हैं बेटा सबको समझ आ गया, हाँ सर सबको समझ आ गया सर, आ गया सर, यस सर, यस सर, यस सर, आगे बढ़िए। अरे भैया वो हमारा काम है, हम पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको समझ आएगा, बट आप घर जाके उसे रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आपने विद इन 24 आवर्स ऑफ द क्लास, क्या आपने फर्स्ट रिवीजन किया उस क्लास का? क्या विद इन ए वीक आपने क्या उसी क्लास का सेकंड रिवीजन किया? और क्या विद इन ए मंथ आपने उसी क्लास का थर्ड रिवीजन किया? अगर ये आप 3 काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देन यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप जीरो से बिल्कुल शुरू हो जाओ, कि भाई पहली रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज चीजें जो है फ्रेश होती हैं, ठीक है। सेकंड रिवीजन में हमें उनके ऊपर ज्यादा समय देना होता है जो पॉइंट्स हमारे वीक हैं। अब वो हमारा हो सकता है कोई थ्योरी का थोड़ा सा पॉइंट वीक हो, या प्रैक्टिस में हमें और क्वेश्चंस करने हो। जो क्लास में टीचर ने न्यूमेरिकल करा दिया है, क्या क्लास खत्म होने के बाद आपने उसे ट्राई करके देखा? क्या 20 क्वेश्चन थे, सर ने क्लास में करा दिया, आप 20 प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो क्या आपने 10 ट्राई करके देखे? उनमें से 10 में से 4 में प्रॉब्लम आई, क्या आपने उन 4 को मार्क किया ताकि सेकंड रिवीजन में आप उन्हें जरूर करें? उन 4 में से भी 2 की और क्लैरिटी हो गई, 2 और बच गए, क्या थर्ड रिवीजन में आपने उनको रिवाइज किया कि नहीं रिवाइज किया? तो ये बातें प्लानिंग से आती हैं। When there is no plan, there is no result, ठीक है। हर बार थ्योरी रिवाइज करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं, थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है उसके लिए प्रैक्टिस। एंड इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट, दैट इज नॉट सॉल्विंग इनफ एमसीक्यूज, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस जिसे आप बोल सकते हैं। पता चले कि थ्योरी तो बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया, सब पता है, सब पता है, सब पता है, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस सिर्फ पूरे चैप्टर में से सिर्फ 12 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आई मीन दैट इज द साइन ऑफ ए डिजास्टर, है ना। टाइटैनिक डूबने वाला भाई, अगर ऐसी हालत है तो। बैच के स्टार्ट में ये बातें हो रही हैं ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रहे कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है। क्या जो क्लास के अंदर क्वेश्चन कराए गए आपने प्रैक्टिस किया? क्या आपने डीपीपी सॉल्व करी? क्या होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो किए? क्या आपको जो एडवांस नीट की प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, क्या आपने वो सॉल्व करी? अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, गेम से बाहर है भाई, आप गेम से बाहर। ऑलरेडी एग्जाम होने से पहले ही आप पीछे छूट गए हैं। थिंक अबाउट इट, थिंक एंड एक्ट। बुरा लग रहा होगा कुछ बातें सुन के, शायद पिछले साल की कुछ बातें याद आ रही होंगी कि हां सर ये गलतियां हमने करी थी। इस साल नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, इस साल नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाटएवर हैपन्स, इस साल ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जो बीत गई सो बात गई। अब पता चल रहा है ना गलतियां क्या है, अब उस पर सोच लेंगे, अब कोशिश करेंगे कि वो गलतियां ना हो, ठीक है। सो मेक श्योर करिए आप इनफ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया है, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जनरेट हो जाए कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा अच्छा हो गया, ठीक है। और वो कैसे करना है मैंने बताया, क्लास के क्वेश्चन, डीपीपी, होमवर्क और आपका एडवांस नीट वाली प्रैक्टिस शीट, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, विच हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले।
बट मॉड्यूल नहीं भी है तब भी ये चीजें इनफ है। हाँ, परचेज कर सकते हैं मॉड्यूल, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तब भी ये जो चीजें बताई गई है दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट, यस, अवॉइड गिविंग टेस्ट एंड नो टेस्ट एनालिसिस। सर मैं टेस्ट ही नहीं देता सर, इरेगुलर हूं, क्यों? क्योंकि सर वो ना 4 चैप्टर आने थे टेस्ट में केमिस्ट्री के, मैंने तो 2 ही किए हुए सर, मेरा तो बैकलॉग है सर, वो 2 जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं दूंगा नहीं। अरे भैया 2 का ही दे ले यार, 2 कर रखे हैं ना, 3 कर रखे हैं ना, 1 नहीं कर रखा, करे भैया। 180 में से 120-30 नंबर की तैयारी तो होगी उन 3 टेस्ट से, उन 3 चैप्टर से, वही दे दे भाई। तुम तो ये सोचते हो कि जब सारी तैयारी हो जाएगी उसके बाद अपना पहला टेस्ट होगा, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। 4 में से 2 कर रखे हैं, 2 की अच्छे से तैयारी करो, टेस्ट दो, क्योंकि ऐसे तो हमेशा बैकलॉग में रहोगे। इसका मतलब तो पूरा साल टेस्ट नहीं दोगे, और पूरा साल टेस्ट नहीं दोगे तो फाइनल में कैसे नंबर आएंगे यार? कैसे? हाउ? टेल मी हाउ? दैट्स नॉट गोना हैपन। उठ भाई, जाग जाग, ये समय है, अभी समय बचा है, इसको यूटिलाइज कर ले साल को, नहीं तो अगले साल फिर दोबारा रोना ही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट तो दे दिया है बट टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते, पता ही नहीं है कि गलतियां कहां पे हुई है, क्या मैंने थ्योरी में गलती करी है, क्या मैंने न्यूमेरिकल में गलती करी है, क्या मैंने पर्टिकुलर किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल में गलती करी है। कुछ तो गलतियां करी होंगी जिसके कारण नंबर कम आए हैं, उसको अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखो। बार बार जो टॉपिक जो है जिसमें गलती कर रहे हो, जिसके पर्टिकुलर यार ये टॉपिक के इस प्रकार के न्यूमेरिकल में गलती कर रहा हूं, उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो अगली बार। 4 चैप्टर तैयारी करी थी, 3 में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अच्छी तरह से मैंने तैयारी नहीं करी थी, तो उसको एक बार फिर रिवाइज करूंगा, उसकी थ्योरी को एज वेल एज उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा। भैया अगर टेस्ट एनालाइज नहीं करेंगे तो कैसे इंप्रूव करेंगे? आप बताइए कैसे इंप्रूव करेंगे? नो टेस्ट एनालिसिस, नो सिलेक्शन, एज सिंपल एज दैट। Now the choice is yours, boys and girls. The choice is yours. Next. Yes. Procrastination and inconsistency. Procrastination means कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, हो जाएगा, अभी तो साल बचा है पूरा, अभी तो इस साल का रिजल्ट भी नहीं आया, अभी से क्लासेस लेना शुरू कर दूं मैं, और पता है कि रिजल्ट क्या आना है, फिर भी ठीक है। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। शायद प्रोक्रेस्टिनेशन ने कितने लोगों का पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रीम को मार दिया होगा, शायद उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। सोचिए, क्या ये आपका पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, या लास्ट ड्रॉप है? इफ दिस इज योर लास्ट ड्रॉप, एक्ट लाइक ए दैट वन। इफ यू वांट टू बी ए डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, एक्ट लाइक वन। आज से वैसा एक्ट करना स्टार्ट करिए। क्या डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, क्या ये डॉक्टर जवाब देता है कि नहीं यार आज नहीं, इसका कल ट्रीटमेंट कर लेंगे? डॉक्टर्स आर वन ऑफ द foremost front line workers. We have seen it in COVID-19 crisis. क्या डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था कोविड-19 क्राइसिस में, नहीं यार आज नहीं कल देख लेंगे यार, कहीं पे ऑक्सीजन की जरूरत है और उसको एडमिट करना जरूरी है, डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं कल आना यार। They did everything under their hands, ठीक है, whatever they were capable of, and all the medical line में जितने भी वर्कर्स थे, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर उन्होंने वैसा नहीं किया तो क्या आपको करना चाहिए? क्या आप उनमें से हैं जो पहला लेक्चर लेने के बाद ही अभी 2 लेक्चर बचे होते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार आज 1 लेक्चर ले लिया है और अगले 2 लेक्चर जो है वो कल ले लेंगे या शाम को ले लेंगे? मत ज्वाइन करिए बैच, कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों को बैच ज्वाइन करने की। पहले आदतें सुधारिए, फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो किसी और का हो। सच्चाई यही है। कि पहले आदतें सुधरेंगी फिर रिजल्ट आएगा। इन बुरी आदतों से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। द सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंसी, जो उसी के साथ है। 3 दिन क्लास लेने के बाद आपको लगता है आपने दुनिया का बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है और आगे क्लासेस आप स्किप करना शुरू कर देते हैं। यू आर ऑन द रोड ऑफ ए डिजास्टर।
यू आर रेडी टू बी डूम्ड माई बॉय, रेडी टू बी डूम्ड। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है और अगर आप आज के काम को आज खत्म नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी ऐसा पर्सन पैदा नहीं हुआ है जो आपके रिजल्ट को अगले साल पॉजिटिव में वे में क्रिएट कर सके, जो अगले साल ये कह दे कि आप किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे। सो मेक श्योर सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, देन ज्वाइन ए बैच। नेक्स्ट, यस, लास्ट मोमेंट पैनिक एंड सिलेबस होपिंग। अनफॉर्चुनेटली when you are not mentally strong, तो लास्ट मोमेंट में पैनिक करना जो है वो एक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी डू एज ए ह्यूमन बीइंग। कोई क्वेश्चन मुश्किल आया है, उसको देख के आप उसको स्किप करके अगले 4 क्वेश्चन सही रखने की मेंटालिटी रखते हैं, या उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करके अगर वो सॉल्व नहीं होता है आप इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि आप अगले 4 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते जो आप कर सकते थे। And these all things are learned not on the last day of the exam. These all things are learned in your home when you are practicing. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आज ये क्वेश्चंस करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी टाइम है आपको पता होना चाहिए वो, ताकि एक विद इन टाइम फ्रेम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होंगे, आप बाकियों के ऊपर मूव करेंगे, और जितने कॉन्फिडेंस से आप बाकी अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे वही फिर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है आपके एग्जाम में। और अगर आप मेंटली टफ नहीं है, ठीक है, तो ये पैनिक होना बहुत, मतलब कि दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। एंजाइटी होगी, पैनिक होगा, खाना पीना चला जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। एंड सिलेबस हॉपिंग, आज एक बैच लिया, उस बैच में कुछ 3 चैप्टर किए, 3 चैप्टर के बाद बैकलॉग शुरू हो गया, उसके बाद नया बैच आया, नया बैच जो है मान लीजिए फ्री था, ठीक है, आपके लिए मान लीजिए, ठीक है, या नया बैच परचेज कर लिया, फिर उसमें से नया करना कुछ शुरू कर दिया, फिर उसमें बैकलॉग क्रिएट हो गया, फिर उससे अगले बैच में, फिर उसके बाद कोई वाईटी पे सीरीज आ जाएगी, फिर उसके बाद कोई क्रैश कोर्स आ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। ये जो सिलेबस हॉपिंग का चक्कर है ना, ये ले डूबेगा भाई। हम इतना नहीं कर सकते इस चैप्टर को 10 घंटे में, फिर 8 वाली वीडियो खोजी जाती है, फिर 6 वाली, फिर 4 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर लास्ट में ढूंढा जाता है रिवाइज, है ना, द चैप्टर इन 15 मिनट्स, हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन नीट इन 3 डेज। फिर ऐसी वीडियोस खोजी जाती हैं यूट्यूब पे। माइंड इट, यू विल नॉट डू इट दिस ईयर एट एनी कॉस्ट, मीन्स एट एनी कॉस्ट यू विल गिव द लास्ट whatever is in your body, ठीक है, जो भी लास्ट है ना, कहते हैं अपना खून का कतरा बचा होगा ना, वो इस साल प्रिपरेशन में दे देना, तो अगले साल रिजल्ट पे आपको कोई दुख नहीं लगेगा। एंड इफ यू आर स्टिल हाफ हार्टेड कि नहीं यार पता नहीं कर पाना है, नहीं कर पाना है, डोंट डू इट यार, डोंट डू इट। क्लैरिटी यहां पे होनी चाहिए। इफ आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, आई मीन फिर अगले साल पैनिक होगा यार एग्जाम में। एंड इसी से रिलेटेड है हमारा लास्ट पॉइंट, that is neglecting mental and physical health. A great man once said कि आपकी लाइफ में सैकड़ों हजारों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब तक आपके पास आपकी हेल्थ खराब नहीं हो जाती। अब वो हेल्थ फिजिकली या मेंटली कुछ भी हो सकती, और फिर उसके बाद वो सारी हजारों प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे। फिर आपके पास जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम जो होगी वो इन सारी हजारों प्रॉब्लम से ज्यादा होंगी। आज प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, मैं दिखता कैसा हूं, मेरे किसी साथ वाले का सिलेक्शन हो गया, मेरा इस साल नहीं हो पाएगा, ये वो फलान ढींग कंपैरिजन, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। बट भगवान ना करे एक बार तबीयत खराब हो गई फिजिकली या मेंटली, तो सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, ये सारी बातें छोटी लगने लगेंगी और लगेगा कि भगवान कुछ भी हो जाए, ये जो प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ फिजिकली मेंटली, इसको सुधार दीजिए। पेरेंट्स भी यही कहेंगे, बच्चे भी यही कहेंगे। मेक श्योर बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, be in the best of your health in this year, whether physically whether mentally। कोशिश करिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल होगा तो एक परफेक्ट टाइम पे आप सो पाएंगे, परफेक्ट टाइम पे सो पाएंगे, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। रात को इंस्टाग्राम रील्स पे स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करना, इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं। तो
क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के वैसे भी मन नहीं करता यार कि यार कुछ ऐसा कर लिया जाए, है ना, ये साइकोलॉजी है। तो कोशिश करिए एक राइट टाइम पे आप सोएं, एक राइट टाइम पे आप उठें, ठीक है। थोड़ा नींद को भी अपना प्रॉपर लीजिए, स्लीप शेड्यूल बेटर करिए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी आपके हाथ में रहे, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग कम करिए। मेरी जो आज की वीडियो थी, मैं कभी भी इतना हार्श और सच्चे और कड़वे शब्दों का यूज नहीं करता हूं, बट आज ये बहुत जरूरी था। अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं, बट मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ यही थी कि बताया जाए कि कहां गलती हो रही है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।